आज हम बात करने वाले हैं चल कुंडली धारामापी के बारे में। बेसिकली चल कुंडली धारामापी, इसके पिछले के 2 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़े हैं कि जब भी हम किसी आयताकार कुंडली को कहां पर रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो और जैसे धारा प्रवाहित करते हैं तो वो क्या कर देती है, घूमना स्टार्ट कर देती है और क्या उत्पन्न करती है, बल आघूर्ण उत्पन्न करती है। और उस बल आघूर्ण का फॉर्मूला कितना होता है, NIB sin थीटा। जहां पर थीटा होता है ए और बी के बीच का कोण, n होता है फेरों की संख्या और I होती है धारा। तो बेसिकली इसी सिद्धांत पे आपका क्या काम करता है, चल कुंडली धारामापी। और चल कुंडली धारामापी बेसिकली आपकी धारामापी है, जो कि किसका मापन करती है, धारा का मापन करती है। किसका मापन करती है, धारा का मापन करती है। तो बेसिकली हमें यही देखना है कि जो आपकी चल कुंडली धारामापी है वो किस प्रकार से अपना कार्य करती है, किस सिद्धांत पे कार्य करती है, उसकी कार्यविधि क्या होती है, उसकी संरचना क्या होती है बेसिकली। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, चल कुंडली धारामापी की जो संरचना है वो देख लेते हैं। देखो चल कुंडली धारामापी में ना एक बेलनाकार आकृति होती है। यदि आप इसे क्या समझ लेते हैं, एक बेलनाकार आकृति समझ लेते हैं, ये क्या हो गई आपकी बेलनाकार आकृति समझ लिए। तो इस प्रकार से आपकी बेलनाकार आकृति होती है और उस बेलनाकार आकृति के दोनों ओर इस प्रकार से आपके चुंबक लगे हुए रहते हैं। इस प्रकार से चुंबक लगे हुए रहते बेसिकली इस बेलनाकार आधार के ऊपर, है ना। तो बेसिकली इस प्रकार से हो गया आपका एक बेलनाकार आधार, ये हो गया आपका एक बेलनाकार आधार। ऐसा आप कल्पना कर सकते हैं, एक हो गया आपका ऐसा बेलनाकार आधार, उस बेलनाकार आधार के दोनों ओर इस प्रकार से क्या लगे रहते हैं, चुंबक। इसके दोनों जैसे है ना, चुंबक ऐसे लगे रहते हैं, तो यहाँ पर भी क्या लगे रहेंगे, ऐसे चुंबक ऐसे लगे रहते हैं। ये इस प्रकार से क्या लगे रहते हैं, चुंबक लगे रहते हैं। ये हो जाता है आपका नॉर्थ और ये हो जाता है आपका साउथ। दिशा हमेशा कहां से कहां होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। तो ये हो जाएगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो बेसिकली यही तो है आपका, ये हो गया बेलनाकार आधार। इस बेलनाकार आधार के दोनों ओर आपके इस प्रकार से रखे हुए पकड़े हुए चुंबक, ऐसे समझ सकते हो, देखो है ना। इसके बाद बेसिकली इस पर हम क्या लगा देते हैं, आपके तांबे के तार लपेट देते हैं, जिसे चालक तार कहा जाता है, वो लपेट देते हैं। मतलब कि यहाँ पर इस प्रकार से हम ऐसा लपेटना स्टार्ट कर देते हैं इसके ऊपर। कौन से तार, चालक तार है, जिसे तांबे के तार भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपके इस प्रकार से तांबे के तार या चालक तार लगे हुए रहते हैं, है ना। इस प्रकार से पूरे ऐसे बंधे हुए हैं। यहाँ पर इस प्रकार से मैंने ऐसे पूरा बांध दिया हो, ऐसा समझ सकते हो, है ना। तो ये हो गया आपके चालक तार और बेसिकली ये होती है इसकी संरचना। चल कुंडली धारामापी में एक बेलनाकार आकृति होती है जिसमें कि आपके चुंबक इस प्रकार से रखे हुए रहते हैं और इस पे क्या लपेट देते हैं, हम तांबे के तार या चालक तारों को लपेट देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर होती है। अब जब मैं इसी डायग्राम को कहां से देखूंगा, ऊपर से देखूंगा। बेसिकली ये जो डायग्राम आपका 3D डायग्राम है, लेकिन यदि इसकी हमें कार्यविधि को समझना है, सिद्धांत को समझना है, तो इसका मुझे टॉप व्यू लेना पड़ेगा, मतलब ऊपर से देखना पड़ेगा। तो देखो जब मैं इसे ऊपर से देखूंगा तो बेसिकली ये ऊपर वाला भाग क्या है, गोलाकार है। जब मैं इसे ऊपर से देखूंगा मतलब कि सामने से देखूंगा, तो देखो हमें क्या दिखने वाला है, एक सामने आपको गोलाकार भाग दिखने वाला है। तो यहाँ पर मैं क्या बना दूंगा, एक पहले ऐसा गोलाकार भाग बना दूंगा, ये इस प्रकार से दिखेगा। जब आपका इस प्रकार से कोई बेलन रखा है जिसका ये वाला भाग क्या है, गोलाकार है, जब आप इसे ऊपर से देखोगे मतलब आप सामने से देखोगे, तो जब आप सामने से देखोगे तो ये वाला गोलाकार भाग आपको सबसे पहले दिखेगा। ये मैंने क्या बना लिया, गोलाकार भाग बना लिया। अब आपके चुंबक कैसे रखे हुए, बेसिकली ऐसे रखे हुए, ऐसे रखे हुए और ये बेलनाकार और यहाँ पर गोलाकार भाग है। जब आप इसे ऊपर से देखोगे मतलब सामने से देखोगे, अब आपको कैसे दिखेंगे, ये इस प्रकार से दिखेंगे। मतलब कि यदि मैं डायग्राम में बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखने वाले हैं, देखो कुछ ऐसा दिखेंगे। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। बेसिकली ये कैसा था आपका, इस प्रकार से रखा हुआ था। जब मैं इसे सामने से देखूंगा तो देखो ये आपको गोलाकार भाग दिखेगा सबसे पहले, तो ये वाला, क्योंकि गोलाकार भाग का सामने देखोगे तो गोलाकार भाग दिखेगा, वो मैंने आपका बना लिया। उसके बाद ये आपका ऐसा था, ऐसा दिखेगा। तो बेसिकली चुंबक आपके ऐसे दिखेंगे। अब बेसिकली यहाँ पर हमने क्या लपेटे, तांबे के तार या चालक तार को लपेटे। तो यहाँ पर जो लपेटा हुआ जो भाग है वो हमें क्या दिखेगा, यहाँ जो गोलाकार भाग में लपेटे वो हमें बेसिकली दिखाई देने वाला है। तो इस प्रकार से हम क्या बना देते हैं, चालक तार को बना देते हैं। क्या हो गया आपका एक इस प्रकार से चालक तार हो गया। जब हम ऊपर से देखेंगे तो यही संरचना में कैसे दिखेगी, इस प्रकार से दिखेगी। और इसी संरचना का बेसिकली हमें अध्ययन करना है ना।
हमने कहां से स्टार्ट किए थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ की वायर, जहां से हम बैटरी जोड़ देंगे जिससे हम धारा प्रवाहित करेंगे, ये वाली हो जाएगी आपकी अंतिम वाली। दोनों को किससे जोड़ देंगे हम, बैटरी से जोड़ देंगे इस प्रकार से, जिससे कि आपकी क्या प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम कुंजी को बंद करेंगे तो क्या बहेगी, धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली इसी का ही ये जब आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब बेसिकली जैसे ही हम क्या करेंगे, इस कुंजी को स्टार्ट करेंगे। अब संरचना समझिए, ऐसा होता है, बेलनाकार आकृति होती है, उसमें तांबे के तारों को लपेट देते हैं और इस प्रकार से चुंबकों के बीच में रखे हुए रहते हैं। इस बार चुंबक आपके ऐसे नहीं है, इस बार आपके चुंबक कैसे है, इस प्रकार से आपके ये ऐसे है, ऐसे इस प्रकार चुंबक आपके ऐसे। जब हम इसे ऊपर से देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब इसकी क्या समझिएगा हम, कार्यविधि बेसिकली क्या होती है। देखो जैसे हम सभी जानते हैं, यदि आपका क्या हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो, क्या हो आपका इस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो, और इसमें यदि कोई कुंडली रखी हो, उसमें से जैसे हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो पिछले 2 लेक्चर में हम समझ चुके हैं कि जैसे धारा प्रवाहित करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र आपका कुछ इस प्रकार से रहता है, तो कुंडली क्या करती है, घूमना स्टार्ट कर देती है। तो उसी प्रकार से यहां से भी जैसे मैं कुंजी को स्टार्ट करूंगा, यहां से धारा प्रवाहित आई होगी, तो ये भी जो कुंडली है आपकी, ये वाली जो कुंडली है वो क्या कर देगी, घूमना स्टार्ट कर देगी। हमारी ये जो कुंडली रखी हुई है वो ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगी, ऐसे क्या करेगी, घूमना स्टार्ट बेसिकली कर देगी। तो धारा प्रवाहित करते ही कुंजी स्टार्ट किया, ये वाली जो कुंडली है देखो ऐसे प्रवाहित हो रही है। यदि हम यहाँ देखें, लेकिन इसी को यदि मैं यहाँ देखूंगा तो कैसे बहेगी आपकी, इस प्रकार से बहेगी, ऐसे यहाँ पर। अब बेसिकली यहाँ के कैसे दिखाई देगी आपकी, इस प्रकार से दिखाई देगी। मतलब ये जो आपकी कुंडली है वो क्या होगी, ऐसा घूमना स्टार्ट कर देगी। और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कहां पर है आपका, इस दिशा में है। आपकी कुंडली ऐसे घूम रही थी बेसिकली, ऐसे या ऐसे जैसे समझ सकते हो, हम मान लेते हैं ऐसे घूम रही थी। जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तो हमें कैसे दिखेगी, ऐसे घूमते हुए दिखेगी। मतलब कि ये वाला जो ऊपर वाला भाग है वो भी हम इस प्रकार से घूमना आपका स्टार्ट कर देगा। ये बेसिकली हम जान चुके कि जब भी किसी आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते तो घूमना स्टार्ट कर देती। तो बेसिकली ये भी क्या करेगी, घूमना स्टार्ट कर देगी। अब जैसे घूमना स्टार्ट कर देगी तो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, और वो बल आघूर्ण कितना होगा, टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, जिसका फॉर्मूला हम पिछले 2 लेक्चर में डेराइव कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर जो फेरों की संख्या है वो मैं कितनी मान लेता हूँ, स्मॉल n मान लेता हूँ। जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी हो रही है, I। इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो कितना है, A है। बेसिकली देखो ये क्या है, किस प्रकार से कुंडली, जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा वो हो जाएगा ये क्षेत्रफल सदिश, केवल क्षेत्रफल की लंबवत होता है, उसे और किसी बात से मतलब नहीं। तो ये हुआ क्षेत्रफल सदिश। अब जब मैं इसे ऊपर से देखूंगा तो हमें कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। इस बात को अच्छे से याद रखना, ऐसे दिखाई देने वाला है। तो क्षेत्रफल सदिश में मान लो कितना आपका A ही है और चुंबकीय क्षेत्र क्या है आपका B है। अब बात आपकी साइन थीटा कि यहाँ पर थीटा क्या होगा। बेसिकली यहाँ पर थीटा क्या होगा, यहाँ पर जो थीटा होगा ना उस पे थोड़ा ध्यान देना कि आपका ये जो है थीटा, यहाँ पर जो थीटा होगा ना वो बेसिकली 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बेसिकली क्यों, देखो जब आपकी कुंडली ऐसे रखी हुई थी, चुंबकीय क्षेत्र क्या था, आगे की ओर था, है ना। तो आपकी धारा किस प्रकार से बह रही है, इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है आपकी धारा, इस प्रकार से। तो धारा की दिशा हो गई ऊपर की ओर, ये हो गया आपका इस प्रकार से। एंगल कितना बना, 90 डिग्री। अब लेकिन देखो हमें इसमें प्रत्येक परिस्थिति की बात करनी है, प्रत्येक परिस्थिति की बात करनी है। और बेसिकली यहाँ पर जो थीटा होता है ना वो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का नहीं होता, ये होता है क्षेत्रफल सदिश और B के बीच का कोण। जबकि कुंडली ऐसे रखी हुई है तब क्षेत्रफल सदिश क्या हो गया आपका, बेसिकली ये हो गया क्षेत्रफल सदिश, ये हो गया। और आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहां पर है आपका, आगे की ओर है। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र और आपका क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। लेकिन बताओ जैसी कुंडली घूमेगी अब क्या 90 डिग्री रहेगा, नहीं, अब तो बदल जाएगा। फिर ऐसी होगी तो फिर बदलेगा, फिर ऐसी होगी तो फिर बदलेगा, है ना। मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री तो रहने नहीं वाला, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री हमेशा बना रहता है। वो किसके कारण, वो बना रहता है इस चुंबक के कारण। बेसिकली हमने जो आपका पिछला चुंबक लिए थे ना वो इस प्रकार से लिए थे कि जो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो एकदम सीधे स्ट्रेट, एकदम यहाँ पे क्या था आपका एस था, एस के ओरी होगी, ऐसा हमने लिए थे। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से है कि सदैव जो ये है ना, जो चुंबकीय जो आपकी कुंडली का तल है उसके क्या रहेगा, समांतर रहेगा। मतलब जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है ना वो कुछ इस प्रकार से होता है कुंडली के तल में। ये हमेशा जैसे इसमें हमेशा ऐसा था एकदम, यहाँ पर ऐसा नहीं रहता, यहाँ पर हमेशा कुंडली के तल के क्या रहता है, समांतर रहता है इस प्रकार से।
हम्म, ऐसा कुंडली के तल के समांतर होता है इस प्रकार से, ऐसा। पिछले लेक्चर में जब हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखी थी तो वो कुछ इस प्रकार से थी, लेकिन इस लेक्चर में हमने चुंबक इस प्रकार से रखा है कुंडली के दोनों ओर कि वो सदैव जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सदैव कुंडली के तल के कैसे रहने वाला है, समांतर रहने वाला है। अब समांतर बोलने का क्या अर्थ है वो मैं आपको बेसिकली अब समझाने जा रहा हूँ। देखिए बेसिकली आपकी कुंडली इस प्रकार से रखी हुई है, लंबी बेलनाकार कुंडली। अब जब हम इसे ऊपर से देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से आपकी दिखाई देती है। अब जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही तब ये जैसा का वैसा है, ये है आपका गोलाकार भाग। ये कौन सा भाग है, ये वाला गोलाकार भाग है, इसके दोनों ओर चुंबक रखे हुए। अब जब धारा प्रवाहित हो रही तो जैसे के वैसे रखी हुई, लेकिन जैसे हम आपके कुंजी को बंद करके धारा प्रवाहित करना स्टार्ट करते हैं तब ये क्या करती, घूमना इसे स्टार्ट करती है। तो क्या करती है, इस प्रकार से घूमना स्टार्ट करती है। अब बेसिकली देखना ये सदैव क्या है, इस प्रकार से हमने दोनों चुंबक को रखे हैं कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो सदैव इस कुंडली के तल के समांतर है। अभी देखिए कुंडली आपकी इस प्रकार से रखी हुई है। अब बेसिकली ये क्या हो गई, आपकी कुंडली हो गई, और ये क्या हो गया, इसका जो ऊपर का है वो क्या हो गया, उसका तल हो गया। बेसिकली ऐसे आप यहाँ केवल कितने वायर देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 तार नहीं लगे हुए, 7 वायर नहीं लगे हुए, ऐसे अनगिनत तार लगे हुए जो कि पूरी ऐसी कुंडली को ऐसे ढक कर रखे हैं। तो बेसिकली ये क्या है, आपका कुंडली का तल है जिसमें कि क्या लगी हुई है, वायर लगी हुई है। अब देखना जब हम क्या करते हैं, जैसे धारा प्रवाहित करते हैं तब ये क्या करती है, घूमना स्टार्ट करती है। अब देखिएगा जैसे घूमना स्टार्ट की तो मैं मान लेता हूँ ये वाली स्थिति हमें प्राप्त हुई। अब देखना, देखो यहाँ से क्या गुजरेगा, चुंबकीय क्षेत्र गुजरेगा। अब देखना ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस कुंडली के तल पे क्या है, समांतर है। देखिए जो आपका कुंडली है वो भी ऐसी कुंडली पर जो तार लपेटा है वो भी कैसा है, ऐसा है। और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये वाली जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये बेसिकली क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये क्या है आपके तार की दिशा, बेसिकली कुंडली की दिशा वो क्या है, एक ही है। और जब भी एक ही दिशा होती है तो उसे क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। अब ये थोड़ी और घूमी, क्या करी, थोड़ी और घूमी। अब ये वायर कहाँ आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। मतलब वायर कैसे हो जाएगी, जब ये देखिए पहले कुछ नहीं था तो स्ट्रेट ऐसे थी, लेकिन जैसे हमने धारा प्रवाहित किया घूमना स्टार्ट हुई। अब मैं माने तो जैसे वो घूमी तो इस स्थिति में आ चुकी है। अब इस स्थिति में देखना ये जो कुंडली है वो बेसिकली इस प्रकार से, और देखना जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी इसी प्रकार से। तो हुआ ना चुंबकीय क्षेत्र इसके तल के समांतर। अब कुंडली ने और घूमी, और घूम के मैं मान लेता हूँ वो घूम के वो कहा है, इस वाली स्थिति में आगे कि आपके जितने भी तारे वो पूरे ऐसे हो गए। अभी भी देखिए जो भी आपका बेसिकली चुंबक है, जो भी बेसिकली आपका चुंबक है इस प्रकार से, और एक जा रही है आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए जब ये घूम जाएगी और जब इस स्थिति में आ जाएगी तो देखिए अभी भी ये हो गया आपकी कुंडली की दिशा, ऐसे बोल सकते हो वायर की दिशा, और ये हो गया आपकी किसकी दिशा, बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो कि क्या है, एक ही दिशा में है, अर्थात ये भी क्या होंगे, समांतर होंगे। अब मान ले तो कुंडली और घूम जाएगी। अब बताओ कुंडली पहले ऐसी थी, घूमी, तब भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे भी निकल रहा है तो कुंडली के क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो गया। अब जब कुंडली आपकी ऐसे हो गई है ना, तब भी आपका एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसे भी निकला तो चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के क्या हो गया, अब भी समांतर कुंडली के तल के। अब मान लेते हैं ये और घूम जाती है, और घूम के ये इस स्थिति में आपकी बेसिकली आ जाती है, ये वाली स्थिति में आ जाती है। अभी भी देखिए एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है अभी भी, तो एक चुंबकीय क्षेत्र अभी भी इस प्रकार से है, जो कि ये हो गया कुंडली पे तार वाला, और ये हो गया आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। मतलब हमने इस प्रकार से चुंबक को रखे हैं कि इसमें जो कुंडली का तल रहेगा ना वो सदैव चुंबकीय क्षेत्र के क्या रहने वाला है, समांतर रहने वाला है। बेसिकली क्या रहने वाला है, समांतर रहने वाला है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर मतलब कि पिछले लेक्चर्स में आपका क्या था, जो चुंबक था वो इस प्रकार से था। तो यदि आपकी कुंडली इस प्रकार से हो तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र आपका इस दिशा में था, लेकिन यदि मैं क्षेत्रफल सदिश की बात करूं तो वो तो सदैव क्या होता है, क्षेत्रफल के लंबवत। तो देखिए अभी आपका एंगल कितना बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र और ये हो गया आपका क्षेत्रफल सदिश, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। लेकिन अब बताओ जैसे घूमना स्टार्ट होगी तो क्षेत्रफल सदिश इसके साथ घूमेगा। तो देखिए अब क्या चुंबकीय क्षेत्र और इसके साथ कितने क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्कुल नहीं बना, थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने इस प्रकार से व्यवस्थित किए कि सदैव जो रहेगा
कुंडली के तल के समांतर रहेगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, और क्षेत्रफल सदिश के साथ कितना कोण बनेगा, बेसिकली आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब देखिए कैसे, वो भी समझ लीजिए। ओके, यहाँ पर आपकी कुंडली ऐसे रखी हुई है, जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ऐसे घूमना प्रारंभ कर देती है। उसी प्रकार से यदि ऊपर से देखते हैं तो ये कुछ ये हो गया जो कि इसका ऊपर का पार्ट है। अब देखिए यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो आपका क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्या होता है, जो इसके लंबवत होता है। तो ये हो गया इस कुंडली का क्षेत्रफल, और इसके क्षेत्रफल के लंबवत, तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल सदिश। अब यदि हम इसे ऊपर से देखेंगे तो हमें ये वाला भाग दिखाई देता है जो कि आप देख भी रहे। तो क्षेत्रफल सदिश कैसा हो जाएगा, अब आपका ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यह है आपका क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से, और ये आपका चुंबक, और ये क्या आपका कुंडली का तल। अब देखिए जो कुंडली के तल के सदैव क्या रहने वाला है, चुंबकीय क्षेत्र समांतर रहने वाला। मतलब यदि कुंडली अभी ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे गुजरेगा। ऑब्वियस सी बात है, यदि मान लेते हैं ये ऐसा घूम जाता है, देखो अब मान लेते हैं ऐसा घूम जाता है, तो क्षेत्रफल सदिश पहले ऐसे था, जब कुंडली घूमेगी तो ये भी क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश घूम जाएगा। अभी भी क्या होगा, देखो इस प्रकार से और आपकी रेखा जा रही है, तो बेसिकली यहां से जाएगी तो सदैव क्या रहने वाला है, हम जानते हैं कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है सदैव इस कुंडली के तल के समांतर रहेगा। मतलब यदि कुंडली का तल ऐसा है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा, यदि कुंडली का तल ऐसा है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा, यदि कुंडली का तल ऐसा है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा। देखिए ना, जैसे कुंडली का तल ऐसा है, ये वाली स्थिति मैंने बनाया, तो देखिए कुंडली का तल अभी ऐसा है तो आपका चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, इस प्रकार से है। अब यदि ये घूम जाएगी ऐसे, तो देखिए अब आपका कुंडली का तल ऐसे हो जाएगा, मतलब कि वायर यहाँ आ जाएगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। तो देखिए इस प्रकार से चुंबकीय जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। लेकिन जैसे आपकी वायर, जैसे कुंडली ऐसी हो जाएगी, तो बेसिकली देखो ये क्या है, बेसिकली कुंडली का तल जैसे कि मैंने दिखाया, और देखिए चुंबकीय क्षेत्र उधर से ऐसा आ भी रहा है। तो हमेशा याद रखना यहाँ पर इस प्रकार से रहता है कि आपका जो कुंडली के तल के सदैव क्या रहता है, कौन समांतर रहता है, आपका जो आपका चुंबकीय क्षेत्र सदैव समांतर रहता है। मतलब यदि कुंडली का तल ऐसा है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा, कुंडली का तल ऐसा है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा, कुंडली का तल ऐसा है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा, कुंडली का तल ऐसा है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा रहेगा। हमेशा ही जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो कुंडली के तल के क्या रहने वाला है, समांतर रहने वाला है। अब बेसिकली देखिए, जब मान लेते हैं आपकी कुंडली गति नहीं कर रही, तब आपका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस प्रकार से होगा क्षेत्रफल सदिश। अब जैसे धारा प्रवाहित की तो कुंडली क्या करेगी, घूमना स्टार्ट करेगी, तो ये भी घूमेगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि एंगल कितना है। देखिए हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र है हमेशा इसके समांतर रहने वाला है, मतलब कि यहाँ पर हमेशा क्या रहने वाला, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे रहने वाला है। ऐसे हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र ऐसे रहेगा, ऐसे हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र हमेशा इसके समांतर रहेगा, मतलब इसकी दिशा में ही रहने वाला है। तो देखिए जब आपका कुंडली ऐसे थी तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे था, जब आपकी कुंडली में धारा प्रवाहित हुई और वो घूमना स्टार्ट हुई तो आपका क्षेत्रफल सदिश कैसे हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, क्षेत्रफल सदिश ऐसा है, तो देखिए क्षेत्रफल सदिश जो कि बेसिकली ये है और चुंबकीय क्षेत्र बेसिकली ये है, इनके मध्य एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए जब आपकी कुंडली ऐसे हो जाएगी तो आपका क्षेत्रफल सदिश पहले ऐसे था, कुंडली घूमी तो ये ऐसे हो गया, अभी चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है तो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब फिर से आपकी कुंडली क्या करेगी, ऐसे घूमेगी, तो अभी भी क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश ऐसा रहता है। अब कुंडली घूम रही तो क्षेत्रफल सदिश भी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से घूम जाएगा। अभी भी देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र होगा अब वो कैसे होगा, इस प्रकार से होगा। तो देखिए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, क्षेत्रफल सदिश ये है तो क्षेत्रफल सदिश को हमने यहाँ पे ले लिए, तो क्षेत्रफल सदिश और इसके चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब एक बात स्पष्ट है कि हमने चुंबक को इस प्रकार से रखी है कि ये जो चुंबक है वो उससे जो चुंबकीय क्षेत्र निकलने वाला है, चुंबकीय क्षेत्र सदैव कुंडली के तल के समांतर रहने वाला। क्योंकि देखिए यदि हम यहाँ पर बात करें तो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र था वो केवल ऐसे ही था, एकदम सीधे था, एकदम सीधे था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एकदम सीधा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इस प्रकार से है आपका। अब यदि आपकी कुंडली ऐसे रहती तो देखिए एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा सकता है तो उसके क्या रहेगा, समांतर रहेगा। यदि ये बिल्कुल ऐसे सीधे हो जाती तो एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसे भी जाता है, अभी भी समांतर रहेगा। अब मान लो ये बिल्कुल ऐसे हो जाती तो अभी भी देखिए चुंबकीय क्षेत्र इससे होकर जाएगा। तो हमेशा प्रत्येक स्थिति में जो कुंडली का जो तल रहेगा वो इस चुंबकीय क्षेत्र की क्या रहेगा, समांतर रहेगा, जिसके कारण जो आपको थीटा देखने मिलेगा, हमेशा जो आपको थीटा देखने मिलेगा वो कितना देखने मिलेगा, 90 देखने मिलेगा। इसलिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे हम, 90 रख देंगे। ओके, तो टाउ वाला कितना हो जाएगा, NIAB। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है। ओके, अब NIAB into 1 कितना होता है, NIAB होता है। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं इस
कुंडली से जैसे हमने धारा प्रवाहित की तो इस कुंडली ने क्या कर दी, घूमना स्टार्ट कर दी और कितने बल आघूर्ण से घूमना स्टार्ट कर दी, NIAB इस बल आघूर्ण से घूमना स्टार्ट कर दी। जहां पर B क्या है, बेसिकली आपका चुंबकीय क्षेत्र है, A क्या है आपका क्षेत्रफल सदिश है जो सदैव क्या रहता है, इसके क्या रहता है, लंबवत, चाहे ये ऐसा रहे या ऐसा रहे, हमेशा क्या रहता है, लंबवत रहता है। M क्या है, फेरों की संख्या, और I क्या है, बेसिकली आपकी विद्युत धारा है। अब देखना बेसिकली इसके ऊपर ना एक इस प्रकार से स्प्रिंग भी लगा दी जाती है, इसके ऊपर एक बेसिकली इस प्रकार से स्प्रिंग भी लगा दी जाती है। अब देखिए जैसे हमने क्या किया, धारा प्रवाहित किए, अब ये क्या हुई, घूमना से स्टार्ट कर दी, इसने क्या कर दी, घूमना स्टार्ट कर दिया, कितने बल आघूर्ण से घूमना स्टार्ट कर दी, NIAB बल आघूर्ण से घूमना स्टार्ट कर दी। अब जैसे घूमना स्टार्ट करेगी, यहाँ पर हमने क्या लगाए हुए हैं, स्प्रिंग लगा रखे हैं। अब देखिए स्प्रिंग में कौन सा गुण होता है, प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। और प्रत्यास्थता गुण क्या होता है कि जैसे हम किसी वस्तु को खींचते हैं तो वह वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करती है, प्रत्यास्थता का गुण है। तो स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो वापस उसी अवस्था में आने का प्रयास करती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लगी रहती है, आपकी कुंडली के ऊपर क्या लगी रहती है, स्प्रिंग लगी रहती है। अब देखिए पहले आपकी ये रखी हुई थी, जैसे कि वैसे कोई धारा प्रवाहित नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या रखी हुई थी, आपकी स्प्रिंग रखी थी। जैसे ही धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होती है तब ये क्या करती है, कुंडली घूमना स्टार्ट करती है। अब यदि कुंडली घूमना स्टार्ट करेगी तो इसके ऊपर जो स्प्रिंग लगी है वो क्या करेगी, उसका विरोध करेगी। ऑब्वियस बात है, विरोध क्यों करेगी, क्योंकि यदि कुंडली मान लेते कुंडली ऐसे रखी थी, अब जैसे कुंडली ऐसे घूमना स्टार्ट होगी तो बेसिकली ये भी क्या होगी, फैलना स्टार्ट होगी। लेकिन स्प्रिंग के में कौन सा गुण पाया जाता है, प्रत्यास्थता का। तो जैसे वो फैलना स्टार्ट होगी, क्यों फैलना स्टार्ट होगी, क्योंकि आपकी कुंडली घूम रही है। तो जैसे ये फैलना स्टार्ट होगी तो वो क्या चाहेगी, नहीं मैं उसी अवस्था में क्या आ जाऊं, वापस आ जाओ। तो ये क्या चाहेगी, ये जो आपकी कुंडली घूम रही है जिससे कि दूर हो रही है, तो ये क्या लगाना चालू करेगी, अब अपना ही एक अलग बल लगाना पड़ेगी, अलग बल लगाना स्टार्ट कर देगी। और वो बल होता है आपका ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण। वो क्या होता है आपका ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण बेसिकली। ओके, और जो ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण होता है वो होता है माइनस का K/5। ओके, तो देखिए जैसे आपकी क्या होगी, कुंडली ऐसे घूमना स्टार्ट करेगी तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा। अब तनाव उत्पन्न होगा तो बेसिकली ये क्या चाहेगी कि नहीं मैं उसी अवस्था में वापस लौट जाऊं। तो उसी अवस्था में वापस लौटने के लिए क्या करेगी, बेसिकली देखो कुंडली किस बल के कारण ऐसे घूम रही है, आपके इस बल के कारण घूम रही है। अब जैसे घूम रही है तो स्प्रिंग में क्या उत्पन्न हो रहा है, तनाव उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण एक ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है K/5। अब देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली इस प्रकार से घूम रही है और ये जो है आपका इसके कारण जो उत्पन्न ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण है वो क्या कर रहा है, इस बात का विरोध कर रहा है। वो चाह रहा है कि वो ऐसे ना घूमे, वापस वो अपनी उसी अवस्था में वापस आ जाए जिससे कि इसमें कोई भी तनाव उपस्थित ना हो और इसका प्रत्यास्थता का गुण बेसिकली बना रहे। ओके, तो जैसे घूमना स्टार्ट होगी स्प्रिंग क्या करेगी, अपनी वापस अवस्था में आने का प्रयास करेगी। वापस अवस्था में आने के लिए बेसिकली ये क्या करेगी, आपका एक बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न करेगी जो कि होता है ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण। अब बेसिकली देखो ये जो है कुंडली कितने बल आघूर्ण से घूम रही है, इतने बल आघूर्ण से घूम रही है, तो लिख देते हैं NIAB। अब ये जो है बेसिकली अपनी पुनः अवस्था में आने के लिए क्या करेगी, ये जो कुंडली ऐसे घूम रही है बोलेगी तू ऐसे मत घूम, तू क्या करेगी, ये वाला बलयुग्म आघूर्ण लगाएगी स्प्रिंग, जो कि लगाएगी ये वाला बलयुग्म आघूर्ण, कुंडली ऐसे घूम रही तो स्प्रिंग बोलेगी मैं ये वाला बलयुग्म आघूर्ण लगा रही, तू ऐसे नहीं घूम सकती, वापस उसी अवस्था में वापस आ। क्योंकि जब कुंडली अपनी वापस अवस्था में वापस आएगी, उसी अवस्था में वापस आएगी, तभी इसमें क्या उत्पन्न हो, क्या ये अपने पुनः स्थिति में वापस आने का पुनः स्थिति में आ जाएगी। इसीलिए जब ये घूमना स्टार्ट करती है तो ये वाली स्प्रिंग में तनाव आता है जिससे ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न करती है। और जो ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण है वो क्या करता है, बेसिकली इस कुंडली को उसकी वापस अवस्था में क्या करता है, लाने का प्रयास कर रहा है। कुंडली ऐसी घूम रही थी, तनाव उत्पन्न होता है, ये ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न करता है माइनस का K/5। अब जैसे उत्पन्न करता है तो जो कुंडली है वो क्या करती है, उसको ये जो स्प्रिंग है वो कुंडली को वापस उसी अवस्था में लाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसी अवस्था में वापस लाएगा तभी तो स्प्रिंग अपनी पुनः अवस्था में वापस आएगी। ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए कुंडली ये वाले बल आघूर्ण से ऐसे घूम रही है, ये आपका ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण कितना उत्पन्न कर रहा है, K/5 उत्पन्न कर रहा है। अब जैसे ही कुंडली आपकी इस बल के कारण घूम पा रही है, ये जो आपकी स्प्रिंग इस K/5 द्वारा इसे वापस उसी अवस्था में लाने का प्रयास करिए। अब जैसे ही ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। और वैसी बात है, जैसे ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, माइनस साइन का उपयोग नहीं करेंगे, केवल दिशा बताने के लिए
उपयोग में आता है। तो जैसे NiAB K5 के बराबर हो जाएगा तो बेसिकली कुंडली क्या हो जाएगी, रुक हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, कुंडली कैसे घूम रही थी, इस प्रकार से घूम रही थी। अब इसके ऊपर क्या था, स्प्रिंग था, स्प्रिंग में तनाव आ रहा था, स्प्रिंग में तनाव तो उसने एटम बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न की और वो इसको उत्पन्न करके बोल रही है कि नहीं मैं अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में वापस आना चाहती हूँ। तो जैसे वो एटम बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न करेगी तो जो कुंडली आपकी ऐसे घूम रही है ना, तो अब ये इस प्रकार से बल लगाएगी या पर एटम बल युग्म आघूर्ण इस प्रकार से आरोपित होगा कि जो इस दिशा में घूम रही ना वो वापस उसी अवस्था में वापस लौट जाए। आप ऐसे समझ सकते हैं, एक इंसान जो आपका एक है उसे इस प्रकार से ढकेलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एक इंसान उसे ऐसे ढकेलने का प्रयास कर रहा है। तो बताइए जैसे ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये क्या फिर ढकलाने वाली, बिल्कुल नहीं ढकलाने वाली। देखिए विद्युत धारा को समझ सकते, एक आपका क्या इंसान है वो इसे किस दिशा में ढकेलने का प्रयास कर रहा है, इस दिशा में ढकेलने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि इसमें क्या हो रहा है, तनाव आ रहा है। अभी क्या उत्पन्न करेगी, एटम बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न करेगी और जैसे एटम बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न करेगी तो वो क्या करेगी, कुंडली आपकी ऐसे घूम रही है तो वो क्या करेगी, उसे ऐसे घुमाना स्टार्ट कर देगी, घुमाना स्टार्ट कर देगी। अब जैसे ही ये माइनस का K5 का मान इस NiAB के बराबर हो जाएगा तो आपकी कुंडली क्या हो जाएगी, पूरी तरह से रुक जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, कोई यदि 5 न्यूटन का बल, एक वस्तु है इस पर यदि वो कितने बल न्यूटन का बल लगा रहा है, 5 न्यूटन का बल लगा रहा है और इधर से कितने न्यूटन का बल लगा रहा है, 4 न्यूटन का बल लगा रहा है। अब जैसे ही ये भी कितना हो जाएगा, 4.5 न्यूटन हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा आपका 4.5 न्यूटन हो जाएगा। तो क्या एक दूसरे को ढकल पाएंगे, नहीं। जैसे पहले जो क्या था, 5 न्यूटन का यहाँ था, 4 न्यूटन का यहाँ था, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये बल लगाते तो वस्तु उधर जा रही थी। तो जैसे हमने धारा प्रयोग की तो ये क्या हुई, घूमना स्टार्ट हुई। अब जैसे ये क्या हुई आपकी, इस प्रकार से घूमना स्टार्ट हुई तो 5 न्यूटन का बल लगा था तो जस्ट क्या उत्पन्न हुआ, तनाव उत्पन्न हुआ, जिससे कि एटम बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हुआ, वो भी 4 न्यूटन का उत्पन्न हुआ। लेकिन फिर से और बल लग रहा है और बल लगा है, तो ये भी कुंडली इस प्रकार से घूम रही है इस बल आघूर्ण के द्वारा, ये एटम बल युग्म आघूर्ण के द्वारा इसे इस दिशा में घुमाने का प्रयास कर रही है। अब ऐसी परिस्थिति से हम लोग जैसे इसका विमान कितना हो जाएगा 4.5, इसका विमान कितना हो जाएगा 4.5, तो घूमना बंद कर देगी, तो यहाँ पर कुंडली घूमना बंद कर देती है। और जैसे कुंडली घूमना बंद कर देती है तो हम क्या कर लेते हैं, धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो यदि इसे मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूँ कि किस प्रकार से आपकी कार्य विधि होती है, तो देखिए यहाँ पर यदि मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूँ तो बेसिकली यहां से क्या लगा हुआ रहता है, इस प्रकार से आपका एक ऐसी लाइन लगी रहती है, मतलब कि लाइन खींची हुई होती है। आप बेसिकली देखते हुए होंगे और यहाँ पर क्या रहता है, शून्य रहता है और इस प्रकार से क्या होती है आपकी स्केल होती है, इस प्रकार से क्या होती है, स्केल रहती है। अब जैसे देखिए धारा आपकी प्रवाहित नहीं हो रही है तो बेसिकली ये वाली जो आपकी लाइन है वो क्या बनी रहेगी, शून्य पर बनी रहेगी। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, मैं मान लेता हूँ 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करता हूँ, कितनी एम्पीयर की धारा प्रवाहित करता हूँ, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करता हूँ, तो ये क्या होगी, घूमना स्टार्ट होगी। अब जैसे घूमना स्टार्ट होगी स्प्रिंग में तनाव आएगा, स्प्रिंग में तनाव आएगा, एटम बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न होगा और एटम बल युग्म आघूर्ण इस प्रकार से उत्पन्न होगा कि वो इसका घूमने का विरोध करेगा और जैसे एटम बल युग्म आघूर्ण का मान इसके बराबर हो जाएगा, कुंडली घूमना बंद कर देगी। तो जैसे हम 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते तो घूमना स्टार्ट करती है। अब बता जैसे जैसे इस प्रकार से घूमेगी तो ये वाला जो शून्य पर था, ये वाली जो आपकी लाइन थी वो शून्य पे थी, वो कहाँ आएगी, ऑब्वियस बात है जब ये ऐसे घूमेगी तो लाइन कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन फिर क्या उत्पन्न हो जाएगा इसमें तनाव, तो क्या उत्पन्न हो जाएगा आपका एटम बल युग्म आघूर्ण, जो क्या करेगा, इसका विरोध करेगा कि इस प्रकार से ना घूमे, वापस उसी दिशा में आ जाए, तो वापस इसी दिशा में आने का प्रयास करेगी। लेकिन जैसे ही इसके द्वारा जो लगने वाला बल है जो कि इधर लाएगा, इसके द्वारा जो लगने वाला जो बल है जो कि इधर लाएगा, वो जैसे ही बराबर हो जाता है, मतलब ये वाली स्थिति आ जाती है तो अभी कुंडली रुक जाएगी और मैं मान लेता हूँ वो यहाँ पर आके क्या हो जाती है, रुक जाती है। जहां पे अभी आके रुक जाएगी उसे हम क्या नाम दे देंगे, 1 एम्पीयर का नाम दे देंगे। कैसे, किसका नाम दे देंगे, 1 एम्पीयर का नाम दे देंगे। अब मैं यहाँ से देखता हूँ, मैं यहाँ से 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करूंगा ऑब्वियसली फिर से कुंडली घूमेगी और इस बार अधिक स्पीड से घूमने वाली, क्योंकि धारा अधिक है तो अधिक स्पीड से अब क्या करेगी, घूमना स्टार्ट करेगी और जैसे अधिक स्पीड से घूमना स्टार्ट करेगी तो इसमें बहुत अधिक तनाव बल उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा तो ये क्या करेगी, एटम बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न करेगी और जो आपकी कुंडली इस प्रकार से गति करना प्रारंभ की थी
उसके विरोध में ये क्या उत्पन्न करेगी, एटम बल को आघूर्ण उत्पन्न करेगी और उसे वो वापस उसी अवस्था में लाने का प्रयास करेगी। तो जैसे 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया, पहले मान लेते मैं कोई भी धारा प्रवाहित नहीं कर रहा था, तो वो यहाँ थी आपकी, जैसे मैंने 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया, अब ये घूमना स्टार्ट कर देगी, वो भी पहले भी गति तेज है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ था, जैसे हमने धारा प्रवाहित की तो आते 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 वो यहाँ तक आ गया, लेकिन जैसे यहाँ तक आया तो इसमें तनाव बहुत अधिक उत्पन्न हो गया, जिससे कि एटम बल को आघूर्ण उत्पन्न हुआ। एटम बल को आघूर्ण जैसे उत्पन्न हुआ तो वो क्या करेगा कि जो कुंडली ऐसे घूम रही है, घूमना घूमते हुए वापस उसी अवस्था में आ जाए, तो ये क्या करेगा, एटम बल इस प्रकार से उत्पन्न होगा कि ये क्या चाहेगा कि वापस उसी अवस्था में वापस आ जाए, मतलब शून्य की स्थिति में वापस आ जाए। लेकिन जैसे इस NiAb का मान, मतलब जिसके कारण कुंडली घूम पा रही है, इसका मान जिसके कारण ये वाली कुंडली वापस उसी अवस्था में वापस आ पा रही है, उस बल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो कुंडली रुक जाती है। मैं मान लेता हूँ ये वाली स्थिति में क्या हो जाती है, आपकी जो कुंडली है वो घूमना बंद कर देती है, तो इसे क्या है, साइन कर देंगे हम, 2 एम्पीयर साइन कर देंगे। ओके, इस प्रकार से इसी प्रकार से 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करेंगे, 4 एम्पीयर की, 5 एम्पीयर की। उसके बाद मैं मान लेता हूँ, अब मैं जो धारा की दिशा है वो क्या कर देता हूँ, बदल देता हूँ। अभी धारा कैसे बह रही थी, इस प्रकार से बह रही थी, अब मैं मान लेता हूँ कि जो धारा है वो कैसे बह रही है, इस प्रकार से आपकी प्रवाहित हो रही है। किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है आपकी धारा, इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है बेसिकली। ओके, अब देखिए जैसे आपकी धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी, अब धारा की दिशा बदल चुकी है और मैं 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी देखना, एक बात का अभी भी ध्यान रखना कि जैसे मैं जब धारा की दिशा ऐसी थी तो कुंडली आपकी कैसी घूमनी थी, इस प्रकार घूमनी थी। अब धारा की दिशा बदलेगी तो कुंडली के घूमने की भी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब जैसे कुंडली इस दिशा में घूमने का प्रयास करेगी तो स्प्रिंग क्या चाहेगी, ना ये उसी अवस्था में वापस आ जाए। देखो पहले ऐसे रखी हुई थी जब हमने धारा प्रवाहित की थी, जैसे 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या होगी, इस प्रकार से घूमना स्टार्ट कर देगी, जिससे कि विक्षेप यहाँ से इस प्रकार ऐसे होते जाएगा, ये घूमते जाएगी, विक्षेप ऐसे होते जाएगा। लेकिन फिर स्प्रिंग में क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा, जिससे कि क्या उत्पन्न होगा, एटम बल को आघूर्ण उत्पन्न होगा, जो कि चाहेगा कि ये जो इस प्रकार घूम रही है वो उस दिशा में ना घूमे और उसी अवस्था में क्या आ जाए, वापस आ जाए। तो जैसे इस NiAb का मान K5 के बराबर हो जाएगा, मतलब कुंडली आपकी इस प्रकार से घूम रही है NiAb से, जैसे आपका कुंडली में तनाव होगा ये उत्पन्न होगा, जैसे इस K5 का मान, मतलब जो K5 क्या है, इसे उसी अवस्था में लाने का प्रयास करें, मेरे उंगली को देखते रहे, उसी अवस्था में लाने का प्रयास करिए। जैसे ही K5 का मान NiAb के बराबर हो जाएगा, जैसे K5 का NiAb के मान बराबर हो जाएगा तो कुंडली घूमना बंद कर देगी, और मैं मान लेता हूं कुंडली यहाँ पर घूमना बंद कर देती, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 एम्पीयर, वहां पर हम साइन कर लेंगे, वहां पर हम लिख देंगे। उसके बाद बेसिकली मैं मान लेता हूँ कितने प्रवाहित करता हूँ, 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करूंगा तो पहले जिस स्पीड से घूम रही थी उससे अधिक स्पीड से घूमेगी, तो मैं मान लेता हूँ उतनी अधिक स्पीड से क्या कर देती, घूमना स्टार्ट कर देती है। अब जैसे घूमेगी स्प्रिंग में फिर से क्या उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा, और तनाव उत्पन्न होगा तो वो क्या चाहेगी कि वो जो तनाव है कम हो जाए, वापस उसी स्थिति में वापस लौट जाए, मतलब ये जो इधर हो रही थी अब वो वापस पुनः उसी अवस्था में लौट जाए। उसी अवस्था में वापस लौटने के लिए वो क्या करेगी, K5 बल आरोपित करेगी। अब क्या ये इस दिशा में घूम रही है, K5 बल आरोपित होगा तो कुंडली क्या करेगी, जैसे K5 बल आरोपित हुआ तो जो स्प्रिंग है इस कुंडली को इधर खींचने का प्रयास करेगी, जैसे वो इस कुंडली को इधर खींचने का प्रयास करेगी, बल लग रहा है, ये भी कुंडली द्वारा भी बल NiAb लग रहा है, इसके द्वारा बल K5 लग रहा है, जैसे बस इस K5 का मान NiAb के बराबर हो जाएगा तो आपकी कुंडली रुक जाएगी, और कुंडली जहां पर भी आके रुक जाएगी उसे मैं क्या नाम दे दूंगा, 2 एम्पीयर नाम दे दूंगा। इस प्रकार से बेसिकली क्या होगा आपका, ये जो आपकी चल कुंडली धारा मापी इस प्रकार से आपका कार्य करती है। कार्य बेसिकली समझ में आया, जैसे हम धारा प्रवाहित करते कुंडली घूमना स्टार्ट करती, कुंडली जैसे घूमना स्टार्ट करती स्प्रिंग में तनाव आता है, स्प्रिंग में तनाव आता है तो वो चाहती कि ये तनाव उत्पन्न ना हो, वो उसी अवस्था में वापस लौट जाए। उसी अवस्था में वापस लौटने के लिए वो बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न करती है जो कि होता है K5। ओके, अब कुंडली घूम रही है आपकी ऐसे, लेकिन ये क्या चाहता है कि उसी अवस्था में वापस लौट जाए, उसी अवस्था में वापस लौटने के लिए ये उत्पन्न करता है, तो कुंडली घूम रही होती है आपकी ऐसी, इस प्रकार से बल लगाते हैं कि कुंडली को इधर और लाने का प्रयास करते हैं उसी अवस्था में। जैसे इधर लाने वाला बल इधर घूमने वाले बल क्या है NiAb, इसके बराबर क्या हो जाएगा आपका K5 जो कि इधर ला रहा है, बराबर हो जाएगा, कुंडली क्या हो जाएगी, घूमना रुक जाएगी बेसिकली। तो ये है बेसिकली इस प्रकार से चल कुंडली धारा मापी इस प्रकार से आपका कार्य करती है, और ये बेसिकली होता है इसका सिद्धांत। तो आज के वीडियो में हमने चल कुंडली धारा मापी की संरचना देखे अच्छे से, उसके बाद बेसिकली क्या देखे, इसकी कार्यविधि देखे, ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं, सिद्धांत क्या है इसका, बहुत ही आसान है। जैसे इसमें से धारा प्रयोग करती तो घूमना स्टार्ट होती है, जिससे कि इस पे तनाव बल उत्पन्न होता है, उस तनाव बल का मान जैसे इसके बराबर हो जाता है तो कुंडली घूमना बंद कर देती है, और जहां भी रुक जाती है वहां उसे हम क्या दे देते हैं, नाम देते हैं 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, जिस भी धारा को हम प्रवाहित करते हैं, जिस भी धारा का मान हमें
मालूम रहता है। ओके, तो इस प्रकार से जैसे ही इस NiAb का मान K5 के बराबर हो गया, यहाँ पर गौर करना, पहले ऐसे रखी थी, फिर ये क्या हुई, जैसे धारा प्रयोग की तो ऐसे घूमना स्टार्ट कर दी, ये NiAb से घूम रही है। अब जो आपका K5 है, मतलब ये वाला जो है वो क्या लगाएगा, वो इस दिशा में घूमे तो इस दिशा में बल लगाएगा, तो जैसे ये वाला जो बल है NiAb वो इस बल के बराबर हो जाएगा तो आपकी रुक जाएगी। मतलब कि जब NiAb K5 के बराबर हो जाएगी तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, हमें धारा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम धारा का मान लिख लेते, क्या हो जाएगा, I = K5, ये हो गया K5, और नीचे क्या हो जाएगा आपका NAB, क्या हो जाएगा NAB बेसिकली हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका KNAB है वो बेसिकली क्या होता है, आपका G होता है, बेसिकली क्या होता है, कैपिटल G होता है। जहां पर जो आपका कैपिटल G है वो बेसिकली क्या है आपका, वो है आपका जल कुंडली धारामापी नियतांक, और फाई क्या है, ऐंठन कोण है। अब देखिए के क्या है आपका स्प्रिंग नियतांक, मैं आपको सब बताना भूल गया था, और फाई क्या है, ऐंठन कोण। ऐंठन कोण का मतलब होता है कि जब आपकी कुंडली ऐसी थी, कुंडली जैसे घूमना स्टार्ट हुई तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा। तो जिस कोण से, मतलब कि जिस कोण से परेशान हुई है, जो बेसिकली आपकी स्प्रिंग है वो जिस कोण से परेशान हुई, देखिए पहले वो ऐसे रखी थी, अब जैसे घूमना स्टार्ट होगी तो इसमें क्या तो क्या बेसिकली ये दूर होना स्टार्ट हो गया। जैसे दूर होना स्टार्ट होगी तो किसी ना किसी एंगल पर ही दूर होगी ना, तो वो जो भी कोण रहता है वही क्या कहलाता है, ऐंठन कोण। मतलब जिस कोण से आपकी स्प्रिंग परेशान होती है वो बेसिकली क्या होता है, ऐंठन कोण होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो आई है वो किसके बराबर हो गया, G × फाई की। अब देखिए G क्या है, चल कुंडली धारामापी नियतांक है। जैसे हम बराबर नियतांक का साइन हटाते तो आपका क्या रहता है, समानुपातिकता का निशान आ जाता है, और यहाँ से हमें समझ में आता है कि I जो है वो फाई की क्या है, समानुपाती है। अतः जितनी अधिक धारा प्रवाहित करोगे, जितनी अधिक धारा प्रवाहित करोगे कुंडली उतनी ही अधिक घूमेगी। जितनी अधिक कुंडली घूमेगी जो आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग उतने ही अधिक कोण से विचलित होगा, और जितने अधिक कोण से विचलित होगा ऐंठन कोण का मान भी उतने अधिक होगा। तो धारा का मान बढ़ाने पर जो आपका बोल सकते हैं ऐंठन कोण का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने चल कुंडली धारामापी के बारे में अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।